गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की कृपा से जो भी कार्य हो पाया है, वो कार्य की प्रस्तुति, वो कार्य के एक आंकड़ा की रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर टीम वर्क के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई। सभी भाई बहनों से बातचीत हुई। हमारे राज्य समिति के कृणाल भैया है, चंद्राबा है, मीनाक्षी बहन है, हमारी रमीला बहन अहमदाबाद से है, सभी से बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग अहमदाबाद सभी को मिडल में होता है और वहाँ से हम लोग ये एक मीटिंग रख लेते हैं। उसमें पूरे कार्यक्रम में कैसे काम करना है और किस पॉइंट से हमें चलना है, जो हमें शांति कुंज से निर्देश मिला है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। आंदोलन जो हमें मिला है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, नई पीढ़ी को तैयार करने का है। तो उसके लिए हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है और माँ पूरा फोकस अपने बच्चे पर ही करती है तो बच्चा बेस्ट होता है, उसी के हिसाब से हम लोगों को ऐसी माताओं को तैयार करना है जो अपने बच्चे को तैयार कर रही है। तो हम लोगों को भी ये भूमिका निभानी है। तो उसके लिए ये आंदोलन के अनुसार मानसिक तैयारी के रूप में बताया गया। और साथ ही कई जगह हम लोग जाते हैं तो प्री प्लानिंग के बारे में भी बहुत चर्चा होती है, तो सोचा कि इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग बताएं कि जो भी हमें शांति कुंज से जीजी से भी पूछा था कि अगर इसके बारे में पूछे तो उन्होंने बताया था कि आप पहले उसको अनुष्ठान के बारे में बताना। तो ये भी बात उन लोगों को बताई, तो उसमें भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कई दंपति इसमें सक्सेस भी हुए और ऐसे प्री प्लानिंग से भी संतान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी कार्यक्रम हम उसकी जानकारी भी बता सके। तीसरी बात ये कि गर्भवती माताओं का सामूहिक संस्कार और उसका प्रशिक्षण हम कैसे ले। जैसे यहाँ से हमें पीपीटी जो उसके माध्यम से पूरी डिटेल्स मिल गई है, खास करके जहाँ पर पीपीटी बहनें कार्यक्रम के लिए जाती है और पीपीटी नहीं चला सकती या फिर पीपीटी से प्रोजेक्टर से काम नहीं हो पाता, तो किट से बैनर से हम कैसे काम करेंगे, ये जानकारी दी गई। बाद में हम लोगों ने ये भी अगला कार्यक्रम बच्चों की विकास यात्रा पर भी बताया कि जो भी बच्चे आते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन अगर सेमिनार होता है तो फिर बच्चे जो भी आते हैं गायत्री परिवार के, वो पूरे कि शांति कुंज से जो निर्देश मिला है उसके लिए रिपोर्टिंग बहुत ही आवश्यक है। तो उन सभी बहनों को उनका खास रिपोर्ट्स लेके हम लोगों ने एक समरी, साथ ही प्रशिक्षित गर्भवती माता, उनके कार्यक्रम 208 हुए और 5604 इतने गर्भवती माताओं ने प्रशिक्षण लिया है। गुजरात में इतनी माताओं ने प्रशिक्षण लिया है, क्योंकि अलग अलग कई जिलों में रेगुलर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोगों ने बच्चे की विकास तालिका का भी, साथ ही आदर्श चार्ट जो दिनचर्या के बारे में जो अभी दीदी बता रही थी, तो उसके चार्ट भी अभी कई महिलाएं हमारे जो पास आती है प्रशिक्षण लेने के लिए, गर्भवती माताएं, तो ये अभी 13 तक हम वो कर पाए हैं, ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन उन लोगों ने 13 दिनचर्या फॉर्म्स हमें कंप्लीट करके दिए हैं। धन्यवाद दीदी। आदरणीय गायत्री दीदी, दुबे जी भाई साहब, दीना दीदी, भारत के अलग अलग विस्तार से आए परिजन, यहाँ पे हम जन जागरूकता कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे कि ये जो गर्भ संस्कार आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का जो कार्यक्रम है, तो उसको हम घर घर कैसे पहुँचाए, कैसे लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि इसका पावर क्या है। तो उसको हमने अलग अलग कार्यक्रम में डिवीज़न कर दिया है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कैसे हम ये आंदोलन चलाते हैं। वैसे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है पीपीटी के माध्यम से, लेकिन कई बहनें ऐसी है कि जिनको पावर पॉइंट चलाना नहीं आता, तो वो बैनर के माध्यम से करती है।
कई बहनें ऐसे हैं कि जो टीवी में स्क्रीन होता है उसमें अपनी पेन ड्राइव चला के भी कर सकती है, तो अलग अलग माध्यम से हमने उनको डिवाइड कर दिया है। साथ में हमने ऐसे कैलेंडर भी बनाए हैं, वो कैलेंडर लेके जा सकती है और कैलेंडर में जो चित्र है वो अलग अलग जो संस्कार की मतलब जो भी क्रिया है, दिनचर्या की क्रिया, तो वो कैलेंडर भी हम आपको दिखाएंगे। वो कैलेंडर लेके जाती है, वो खड़ी रहेगी, उसके माध्यम से भी वो समझा सकती है। तो ऐसे हमने अलग अलग माध्यम बनाए हुए हैं। हम स्कूल और कॉलेज में अवेयरनेस के लिए जाते हैं, हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, अस्पताल में भी हम जाते हैं। सामाजिक संस्था मतलब कोई पर्टिकुलर समाज वाले जो होते हैं, तो उनका समाज का जब भी फंक्शन होता है तो हम उनको कांटेक्ट कर लेते हैं, और उनकी जो महिला होती है तो वो उनके आदेश से जल्दी आ जाती है, तो हम उनको कांटेक्ट कर लेते हैं। फिर क्लब्स होते हैं, रोटरी क्लब, ऐसे अलग अलग क्लब्स होते हैं, तो उनको भी संपर्क करके उनके यहाँ जो महिला सदस्य होती है उनको भी हम ऐसे संपर्क करके हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। कथा और दीप यज्ञ के माध्यम से भी ये कार्यक्रम हो सकता है जो हम करते हैं, और उसके अलावा जो भी प्रचारात्मक विगत है वो यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहला है ये जो रिपोर्ट है वो स्कूल और कॉलेज में, तो यहाँ पे अभी 33 ज़िले हैं, लेकिन उसमें से अभी 4 ज़िले ही सक्रिय है, क्योंकि स्कूल में प्रॉब्लम रहता है। स्कूल के जो संचालक होते हैं, टीचर होते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि लड़कियाँ इतनी छोटी है, अगर ये विषय आप लेके जाओगे तो वो इंटरनेट पे उल्टा सीधा देखेगी और वो बिगड़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी संचालक है उसके सामने हमें एक जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा, जो भी हमारी पीपीटी है उसका एक नकल हम लेके जाए और उनको दिखाए कि हम इसमें क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। उसमें ऐसे तो कोई फोटोग्राफ्स है ही नहीं कि जो उनको और गलत डायरेक्शन में ले जाए, तो पहले हमें उनको समझाना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या बताएंगे। तो अहमदाबाद में कुल 15 कार्यक्रम हुए, एक्चुअली भरूच में ऐसे 3 कार्यक्रम हुए, उसमें 300 लड़कियां पार्टिसिपेट हुई, खेड़ा में एक प्रोग्राम हुआ और गांधीनगर में एक, तो कुल मिलाकर 20 कार्यक्रम हुए, और उसमें करीबन 2000 स्कूल की लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। कि स्कूल की लड़कियों के अंतर्गत हम कैसे ये प्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट, वो बहुत ध्यान से अच्छे से सुनती है सब। नेक्स्ट, ये सब वही फोटोग्राफ्स है अलग अलग जगह पे जो जाते हैं। तो जब ये कार्यक्रम खत्म होता है स्कूल का, तो हम उनको ये बताते हैं कि हम आपके पास से क्या अपेक्षा रखते हैं। हम उनको बताते हैं कि अभी तो आपको थोड़ा ये पीरियड जल्दी है, लेकिन आप विद्यार्थी हो, आप विज्ञान पढ़ते हो, तो आप जो भी विज्ञान यहाँ पे समझे हो वो आपको अपने घर में कोई बड़ी बहन है, अपने मोहल्ले में कोई आपकी भाभी जी है, कोई बड़ी बहन है, वो अगर ये पीरियड में से निकलती है तो आप जो भी समझे वो आपको उनको समझाना है। तो उनको अच्छा लगता है कि हमें भी कुछ काम मिला, तो इसीलिए वो ध्यान से देखती भी है और उनको पता भी चलता है कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है। ये है जो आंकड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो हेल्थ सेंटर, अस्पताल और आंगनवाड़ी, उसके जो कार्यकर्ता को हम पहले जनरल प्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं ये हमारा आंदोलन क्या है, तो पहले पीपीटी से प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद में वर्कशॉप पे जाते हैं, 1 डे वर्कशॉप हो या 2 डे वर्कशॉप, तो पहले जनरल प्रेजेंटेशन देते हैं। 9 जिले ऐसे हैं जो अभी सक्रिय हुए हैं, और जैसे राजस्थान को प्रॉब्लम हुआ वैसे हमारे भी प्रॉब्लम हुआ है कि हमें पूरा डेटा अभी नहीं मिला है। जितना डेटा मिला है वही हम यहाँ लेके आए हैं, जिसमें अहमदाबाद है, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, भरूच, जामनगर, बड़ौदा, कच्छ, खेड़ा और गांधीनगर, सब मिला के कुल 50 जितने कार्यक्रम हुए, और उसमें 2561 जितने कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के थे, हेल्थ सेंटर के मतलब नर्स होती है, वो उसमें पार्टिसिपेट थे। तो वहाँ तक हमारा आंदोलन हमने पहुँचाया। ये फोटोग्राफ्स है जो अस्पताल में हमने अलग अलग जगह पे किया हुआ है, आंगनवाड़ी में जाके किया हुआ है, कई ऐसे है जो टीवी के माध्यम से भी किया हुआ है। इसमें आप लास्ट में देखते हो तो एक बैनर वाला है, जो बहन ऐसी है उनको पीपीटी नहीं आती तो वो बैनर की स्लाइड लेके जाती है, उसके माध्यम से भी वो दिखा सकती है। फिर सामाजिक संस्था, जैसे हमने बताया कि अलग अलग समाज होता है, तो उसकी संस्था को हम पहले से उनका कांटेक्ट करते हैं। उनके यहाँ अब तो समूह लग्न होता है कि ये समाज का समूह लग्न है, तो करीबन 50 समूह ऐसे ही उसमें हो जाते हैं, तो उसका कांटेक्ट करके हम वहाँ पे जाते हैं और ये प्रेजेंटेशन देते हैं। और कई क्लब ऐसे होते हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई है, तो वहाँ एडवांस में कॉन्टेक्ट करके ये प्रेजेंटेशन हम रखते हैं। ये है शक्तिपीठ पे, तो प्रेजेंटेशन हम शक्तिपीठ पे भी रखते हैं। तो कई शक्तिपीठ ऐसा करती है, हर महीने का पहला रविवार और टाइम फिक्स रहता है,
तो वो अपने यहाँ बैनर लगा देती है कि हर महीने के पहले रविवार को हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन होगा। जिस भी कपल को ये जानकारी लेनी है तो वो हर महीने के पहले रविवार को आ जाती है और ये प्रेजेंटेशन का लाभ ले सकती है। तो ये शक्तिपीठ पे और प्रज्ञापीठ पे अलग अलग जगह ऐसे आंदोलन चलते हैं। कथा दीप यज्ञ और के माध्यम से दीप यज्ञ के माध्यम से भी हम बीच में ये कार्यक्रम रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा आती है कथा के माध्यम से, तो वो सभी जगह की सभी समाज की महिलाएं आती है, तो वहाँ पे भी ये कार्यक्रम हम रख सकते हैं। जहाँ पे पावर पॉइंट शक्य नहीं है तो वो बैनर की स्लाइड लेके वो प्रेजेंटेशन वही चीज़ है लेकिन वो बैनर के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। अन्य प्रचारात्मक विगत, तो मतलब हम बैनर तो कोई पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं। जैसे आनंद की बात करते हैं तो आनंद में उन लोगों ने 120 बैनर लगाए। तो आनंद में जितने भी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर, कोई भी मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर में परमिशन लेके बैनर लगा देते हैं कि क्या अगर आपको अच्छा संतान चाहते हैं तो आप यहाँ पे संपर्क करें। तो ऐसे बैनर लगा के सब मंदिर पे हम लगा सकते हैं। तो वहाँ से भी इंक्वायरी मतलब गर्भ संस्कार के लिए आती है। तो ऐसे कुल मिला के अलग अलग जिलों के 241 बैनर लगाए हुए हैं। कैलेंडर की बात बताई थी तो कुल 12,000 कैलेंडर ऐसे अलग अलग जिले में बटे हुए हैं और फोल्डर भी देते हैं। ये जो है बैनर के फोटोग्राफ्स है जो मंदिर के अलग अलग मंदिर पे लगाते हैं, ऐसे बैनर का फॉर्मेट है। ये जो है वो कैलेंडर है, जो राइट साइड वो व्हाइट कलर का है वो कैलेंडर है। कैलेंडर में हमने दिखा है कि जो आहार विहार और संगीत का मतलब जो भी दिनचर्या है तो फोटोग्राफ लेके भी जा सकते हैं। और किसी घर में भी लगा हुआ है तो कोई भी देख के उसको जिज्ञासा होती है कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसे हम ये कैलेंडर जो मंदिर से छपवाते हैं उसमें ये फिट थीम हम रखते हैं। और ये यहाँ पे जो बूझ वाला है वो डॉक्टर को भी प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं। छोटा बैनर होता है वो डॉक्टर को, जो भी गायनेक डॉक्टर है वहाँ पे जो महिला आती है उसका प्रिस्क्रिप्शन के साथ ऐसा एक फोल्डर दे देते हैं। ये जो है ये गर्भ संस्कार का फोल्डर जो हमने बताया कि जितनी महिला के गर्भ संस्कार होता है उसको पूरा ये जानकारी मिलेगा कि इसमें कैसे ये विज्ञान सम्मत है और क्या उनको जानकारी रखे। तो ये था प्रचारात्मक माध्यम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान मुझे सौंपा गया है पूरे गुजरात में हुए सामूहिक गर्भोत्सव संस्कार के बारे में आंकड़ाकीय माहिती आपको बतानी है। तो जैसे कुणाल भैया ने बताया कि हमने जन जागृति के कार्यक्रमों को अलग अलग हिस्सों में बांटा, वैसे ही संपन्न हुए संस्कार की स्थल और परिस्थितियों के आधार पर उन्हें भी अलग अलग डिवीज़न में बांटा है। गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ और चेतना केंद्र, वहाँ पर कई सालों से नियमित रूप से कई जगह रविवार को होता है, कई जगह मंगलवार को, कई जगह गुरुवार को, या कई जगह हर रोज़ संस्कार संपन्न होते हैं। तो शक्ति पीठों के माध्यम से, प्रज्ञा पीठों के माध्यम से, चेतना केंद्र के माध्यम से ये हैं। तो अहमदाबाद में 9,000, साबरकाठा में 2,000, राजकोट में 674, सुरेंद्रनगर में 339, हाँ 339, आणंद 500, भरूच 800, जामनगर 530, सूरत 1,560, कच्छ में 1,415, अरवली में 624, खेड़ा में 425, गांधीनगर में 674, महिसागर में 36, जूनागढ़ 250, देवभूमि द्वारिका। यहाँ मैं एक और स्पष्टता करना चाहूँगी कि प्रशासन ने जिले अलग बांट दिए हैं पर गायत्री परिवार वही जो पुराने थे उसी क्रम में काम कर रहे हैं। तो देवभूमि द्वारिका हमारे जामनगर के साथी हैं। यहाँ सिर्फ माहिती के लिए 165, पाटन 1000, वलसाड 89, कुल मिलाकर 20,081 इतने संस्कार गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र के माध्यम से संपन्न हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो बहनों का संस्कार शक्तिपीठ में, चेतना केंद्र में हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, आंगनवाड़ी और हेल्थ सेंटर में भी हम जाकर संस्कार संपन्न करवा रहे हैं। यहाँ पे जो आंकड़े हैं उसमें हेल्थ सेंटर भी है, आंगनवाड़ी भी है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, मुझे मेरी जानकारी नहीं है, शायद आप मेरी जानकारी बढ़ा सके, पर जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने गुजरात में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी शुरू की थी और तपोवन नाम की एक संस्था है जो गर्भवती माताओं से बच्चे 5 साल के तक हो उनका प्रशिक्षण हो रहा है। तो वो तपोवन संस्था गुजरात के हर जिले में और
कई राज्यों में है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वहाँ पर भी जो ये आंकड़े हैं उसमें वो तपोवन संस्था के आंकड़े भी सम्मिलित हैं। वहाँ पर वो लोग गुरु पुष्य नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र होता है तब हमारी बहनों को बुलाते हैं और संस्कार संपन्न होता है, और अस्पतालों में भी कई जगह पे होता है। तो ये जो हम आंकड़े दे रहे हैं वो आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, तपोवन और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उन सब के हैं। आंगनवाड़ी और हेल्थ सेंटरों में हो रहे संस्कारों का पूरा विवरण फोटो के साथ। सामाजिक संगठनों में जो संस्कार संपन्न होते हैं, आपको सबसे बड़ा फिगर आनंद का मिल रहा है 700 की संख्या में। त्रिभुवन दास नाम की वहाँ पर एक संस्था है जो बहनों को कच्छ में भी आशापुरा फाउंडेशन, वहाँ की बहनें भी हमारे साथ आई हैं, वो पूरा प्रोवाइड करती हैं। सिर्फ हमें उनके यहाँ जाकर संस्कार ही संपन्न करवाने, पूरे बहनों को लाना, उनको तैयार करना, छोटी से छोटी चीज़ पूरी तैयारी वो संस्था करती है। तो ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर 4 जिलों में कुल 957 करीब 1000 जितने संस्कार संपन्न हुए। ये त्रिभुवन दास संस्था का यहाँ का फोटो है। अभी हमने बताया गायत्री शक्तिपीठ में जो संस्कार होते हैं वो यज्ञ और दीप यज्ञ के माध्यम से ही होते हैं, पर ये जो फिगर है वो शक्तिपीठों पर नहीं है। जैसे अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा गई तो अलग अलग जो एरिया होता है वहाँ पर जाकर, शक्तिपीठों से दूर जाकर हम जो संस्कार करवाते हैं, किसी गांव में जाकर करवाते हैं यज्ञ और दीप यज्ञ के माध्यम से, ये सब वहीं का फिगर है। और इसमें भी पूरा नहीं है, जैसे हम हर बार बोलेंगे कि कई बहनों ने नहीं दिया है और उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक ही बहन सब कार्य में लगी, वही भारतीय संस्कृति में, वही इसमें, तो वो जितना दे सकती है उसके हिसाब से ये भी करीब 10,000 के हैं। ये हमारे जामनगर की तस्वीर है। हमारे वसोया साहब को करीब सभी जानते हैं। वो एक बड़ी संस्था के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे 500-600 शादियाँ एक साथ होती है। उससे पहले वो सबको बुलाते हैं, जैसे अभी क्या करना है, कैसे करना है, उसके साथ यज्ञ भी जोड़ते हैं, जन जागृति का भी जोड़ते हैं, और जो नवदंपति है उनका प्रशिक्षण भी जुड़ता है। तो ये यज्ञ वहाँ हुआ, उसके साथ करीब 16 से 17 पुंसवन संस्कार भी हुआ है। जन जागृति का कार्यक्रम भी था और उसके साथ संस्कार भी हुआ। मैं और एक बात बताना चाहूँगी, ये थोड़ा अलग है। दीदी ने जैसे कहा और गुरुदेव ने भी कहा, और हम जानते भी हैं कि हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा कोई भी जो विज़न है वो संस्कृति के परे है, ये धर्म से परे है। जैसे आयुर्वेद है या योग है तो वो यूनिवर्सल है, सिर्फ हिंदुओं का, भारत का नहीं है। वैसे ही ये गर्भ संस्कार भी यूनिवर्सल है। तो कई बहनों ने अलग अलग धर्म के संप्रदायों के लोगों के भी संस्कार करवाए हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं के 82, ये फिगर मैंने जैसे बताया वो कम है। अभी यहाँ बहनें आई और उनसे बात हुई तो 250 से ज़्यादा आंकड़ा, उन्होंने अलग पर्टिकुलर बताया नहीं कि मुस्लिम बहनों का, फिर यहाँ पता चला 250 से ज़्यादा मुस्लिम बहनें, 39 से ज़्यादा जैन धर्म, और बौद्ध महिलाओं जो उनका 12 संख्या, इसमें भी गर्भ संस्कार हुए। और अब आगे फोटो के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि सिर्फ वो ऐसे ही संस्कार नहीं करवाते, वो बाकायदा यज्ञ में हिस्सा लेते हैं, आहुतियाँ देते हैं और फिर वो पूरा संस्कार संपन्न होता है। और हमारी एक विशेषता नीचे है, आपको अलग लगेगा कि ये क्या दीदी ने दिया है। ये है डिजिटली संपन्न गर्भ संस्कार, यानी ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से 2 हमारे ज़िले में, 3 कच्छ ज़िले में, ऐसे 5 संस्कार, जैसे विदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं, जहाँ पे उनको संपर्क नहीं हो सकता गायत्री परिवार का, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी गर्भ संस्कार संपन्न हुए हैं। ये आप फोटो मैंने अभी कहा था, जैसे मुस्लिम महिलाएं भी हिस्सा भी ले रही है, नेक्स्ट उनका संस्कार भी हो रहा है, यहाँ पे वो आहुति भी दे रही है। धन्यवाद। जैसे गर्भ संस्कार तो हो गए, तो गर्भ संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कैसे करेंगे? जैसे अब हमारा बच्चा संस्कारित हो गया, हमारा बच्चा संस्कारित तभी रह सकता है जब अगल बगल में जो भी बच्चे पनप रहे हैं वो भी संस्कारित हो। तो स्लम एरिया जैसे है, तो स्लम एरिया में हम काम करने तो नहीं जाते, तो कार्यकर्ता कैसे ढूंढेंगे, कैसे उसको प्रशिक्षित करेंगे, वो बड़ी जिम्मेदारी हम सब के लिए है। और कार्यकर्ता ढूंढने के लिए 2 ही उपाय है, जैसे एक आंगनवाड़ी या तो आशा वर्कर बहन जो कनेक्टेड है गर्भवती महिलाओं से, और दूसरी जो चीज़ अपनी कार्यकर्ता बहनें और भाई हैं। तो 2 माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये पूरा फिगर दिया गया है, 37 कार्यक्रम पूरा हो चुका है
और उसमें 1703 कार्यकर्ता प्रशिक्षित कर चुके हैं। सबसे पहले अपने परिजन भी एक ही चीज़ मानते हैं कि पुष्पवंत संस्कारी होना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, छोटे से छोटे कस्बे, छोटे से छोटे गांव के अंदर अगर जाना है तो सबसे पहले कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और जो प्रशिक्षण कार्यकर्ता लेगा वही आगे जाके वो पास ऑन होगा। तो ये सबसे बड़ा जरिया है कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करके आगे से आगे बातें फैलाते रहे। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर बहन, उनको तो जो पगार मिलती है वो मिलती ही है, पर हमने उनको रियलाइज़ करवाया है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन कब होगा, जब हम ऐसा कार्य करेंगे कि जिसकी बदौलत जो सगर्भा बहन है, लाभार्थी बहन है, वो आशीर्वाद देगी कि आपकी वजह से हमारे यहाँ अच्छा बच्चा आया है, तो वो आशीर्वाद आपके बच्चे को भी काम आएगा। यही बात समझाते हुए उनको कैसे फील्ड में काम करना है, कैसे गर्भधारिणी महिला को गाइडलाइन देना है, अपनी कैसी बातें बतानी है, वो सभी प्रेजेंटेशन के माध्यम के थ्रू हम ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग कैंप 17 संपन्न हो गए। उसमें 298 आंगनबाड़ी और आशा वर्कर बहनों को ट्रेन कर चुके हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन दे दिया है, उनको पूरी बात बताई हुई है कि आहार विहार क्या लेना है, कौन सी चीज़ लेनी है, उनको कैसा संगीत सुनना है, साथ में उनको कैसे बिहेव करनी है, वो सभी चीज़ बताते हैं। और सुरेंद्र नगर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो सीडी बनाई हुई AR रहमान का एक लड़का है स्कॉलर, उनके जरिए सीडी बनाई गई हुई है और उसमें अलग अलग राग रागिनी दी गई है। इनके एक एक स्ट्रोक, इंडियन इंस्ट्रूमेंटल जो जिसको बोलते हैं, एक एक स्ट्रोक सीधे अपने मस्तिष्क के अंदर इफेक्ट होते हैं। तो ये म्यूज़िक हमने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आंगनवाड़ी बहनों को और लाभार्थी बहन जो है या तो गर्भवती बहन है उनको भी पास ऑन करने की कोशिश की है कि जिसकी बदौलत वो माँ अनपढ़ हो पर उनका बच्चा है ग्रास्पिंग लेवल वाला आए। वही प्रयास के जरिए हर एक गर्भ संस्कार वाली बहनों को ये सीडी हम फ्री में अब प्रोवाइड करने लगे हैं। वो फिगर है, मैं अपने सुरेंद्र नगर की बात कर रहा हूँ कि सुरेंद्र नगर में दिसंबर 2019 तक 1500 आंगनवाड़ी बहनों को ट्रेनिंग देने के लिए गायत्री परिवार प्रतिनिधि करने जा रहा है। उसमें से 280 आंगनवाड़ी बहनों को ट्रेनिंग ऑलरेडी इस महीने के अंदर हम दे चुके हैं। ये वही है आशा वर्कर और PHC सेंटर के ऊपर भी जो नर्स बहनें रहती हैं और उसमें ममता दिन रहता है, उसकी कुछ डेट भी फिक्स रहती है। तो अपने स्टेट के अंदर भी आप आंगनवाड़ी या तो PHC सेंटर पे आप जानकारी लेके कौन से दिन ये ममता दिन रहता है, उस दिन सोनोग्राफी रहती है, तो सोनोग्राफी में सीधे अपने PHC सेंटर पे चले जाएंगे तो वहीं पे पूरा सामूहिक गर्भ संस्कार आराम से संपन्न हो जाएगा और डॉक्टर को भी ये बात पता चल जाएगी कि हाँ कैसे ये गर्भ संस्कार काम करता है। उसकी PPT प्रेजेंटेशन भी कर देंगे तो डॉक्टर भी अपने अगले कार्यक्रम, क्योंकि उनको चाहिए कि कोई ऐसे कार्यक्रम संपन्न करवाने के लिए आ जाए तो CDHO की भी अपनी हेल्प ले सकते हैं और उसके जरिए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर बहनों के बीच अपना अच्छा प्रेजेंट गायत्री परिवार का कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी जो हमसे चाहते हैं कि बहनें, गर्भवती महिलाएं अगर प्रशिक्षित हो जाए और यहाँ से जो भी निर्देश हुआ है उसी के हिसाब से वो चलने लगे 9 महीने तक, तो फिर जो बच्चे होंगे वो तो हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता आगे जाके बन ही जाएंगे, है ना। तो उसी के हिसाब से जो कार्य हुए वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। गुजरात में, खास करके गुजरात में शक्तिपीठ के माध्यम से जो प्रशिक्षण हो रहा है, जैसे हमारे कच्छ भुज में हम लोग माह का पहला रविवार लेते हैं, जहाँ पर जो भी बहनें हमारी सामूहिक संस्कार में आई हुई है उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उनको हम मैसेज देते हैं, फ़ोन से भी जानकारी देते हैं कि ये आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम है, आपको आना है। और उसमें से 90% बहनें आती है और प्रशिक्षित होती है। वो हर माह रेगुलरली अटेंड भी वर्कशॉप करती है।
जामनगर में 24 तारीख को, हर माह की 24 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न होता है और सुरेंद्र नगर में भी सेकंड संडे ये कार्यक्रम कंप्लीट होता है। उसी के हिसाब से जो भी कार्यक्रम हुए हैं, 53 कार्यक्रम हुए हैं और 2278 बहनों ने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट, शक्तिपीठ में जो मार्गदर्शन सेमिनार हुआ है उसके थोड़े फोटो आपके समक्ष रख रहे हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग अलग अलग थेरेपी से उसको ट्रेन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कच्छ में हम लोग यज्ञ थेरेपी भी यूज़ कर रहे हैं। उनको दीप यज्ञ के माध्यम से, गायत्री यज्ञ के माध्यम से डेली वो लोग बलि वैश्व यज्ञ करके अपना अन्न परिष्कृत बनाएं और खुद खाए और पूरे परिवार को भी खिलाए। साथ में योग, मेडिटेशन, म्यूज़िक जो यहाँ से हमें मिला है वो सब उनको व्हाट्सएप में भी भेजते रहते हैं और साथ ही साथ हम लोग वो जो बहनें आती हैं उनको प्रैक्टिकली वर्क भी उसका कराते हैं। अभी अहमदाबाद में भी हमारी दीप्ति बहन है, वो भी बहुत अच्छा आंगनवाड़ी में ये ट्रेनिंग में काम करती है। वो सभी आंगनवाड़ी बहनों को, जो आशा वर्कर बहनें हैं उनको और गर्भवती महिलाओं को भी ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रही है कि ये सभी बहनें कैसे कार्य कर रही हैं। अभी आंगनवाड़ी हेल्थ सेंटर में जो कार्य हो रहे हैं, हमारे भाइयों बहनों जो करने जा रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि अभी पूरे 29 कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और 1929 आंगनवाड़ी के भाई बहन उसमें कार्य में जो भी ट्रेन हुए हैं और वो सभी बहनों को, गर्भवती महिलाओं को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं जो हमारे मिशन के अनुसार जो चल रहा है। योग थेरेपी, मेडिटेशन सभी करवा रहे हैं वो हेल्थ सेंटर के अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि हेल्थ सेंटर में भी बहुत अच्छा, जैसे हॉस्पिटल्स कच्छ में भुज के अंदर एक जो गायनेक हॉस्पिटल, स्पंदन हॉस्पिटल, उसकी मैडम जो है गायनेक, तो वो लेडी डॉक्टर हमें कहते कि नहीं आप आइए और हमारी सभी बहनों को आप संस्कार भी करवाइए और प्रशिक्षण भी दीजिए। तो उसके हिसाब से सभी जगह पर साबरकाठा, सूरत, वलसाड़, नर्मदा, आप देख रहे हैं सभी जगह पर ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ है, जो अभी गर्भवती महिलाएं ट्रेन हुई है और ये कार्यक्रम चल रहा है, तो बाल विकास तलिका के अंतर्गत हमारे सामने जो आप देख रहे हैं वो बच्चे, वो अपने में खुद अलग व्यक्तित्व लेकर आए हुए हैं। वो सभी बच्चे आप देख रहे हैं, कोई बच्ची ये आप देख रहे हैं छोटी बच्ची, उनकी माँ ने रेगुलरली, वो खुद संगीत नहीं जानती थी लेकिन उनके पति का ये मन था कि मेरी बच्ची संगीत में अच्छी वो बने, मास्टर बन सके। तो वो डेली शाम को हम लोगों ने बताया कि आप अभी से प्रशिक्षण उसका शुरू कर दीजिए, आप संगीत में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हारमोनियम, तबला लेके बैठते हैं, रात को 1 घंटा वो अपनी वाइफ को सुनाते हैं। वो वाइफ डेली सुनती है और उसके हिसाब, ये बच्ची आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा गा रही है। अभी बहुत 1-1.5 साल की ये बच्ची है, लेकिन जो भी गीत वो एक बार सुनती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो गा सकती है। वैसे बहुत सारे बच्चे का अलग अलग व्यक्तित्व है और अलग अलग वो स्किल लेके आए हैं। हम बोलते हैं कि आप संकल्प में भी ये जोड़ दिया है कि आपको जब भी बच्चा आ जाए तब भी 5 साल तक जो शिशु अवस्था के संस्कार है वो अवश्य कराने हैं और वो डेली शक्तिपीठ में आके वो भी संस्कार कराते हैं। आप देख रहे हैं सभी जगह पर ये नामकरण संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, बच्चे का मुंडन संस्कार होता है। इसी के हिसाब से वो सब हमसे जुड़े रहते हैं। अभी एक आपसे हम दिखाना आपको चाहेंगे, एक इंटरव्यू है जो स्वामीनारायण संप्रदाय से थे। उनके घर में बिल्कुल गायत्री परिवार का वातावरण भी नहीं था, लेकिन उनको पेपर से माध्यम से जानकारी हुई कि यहाँ पर शक्तिपीठ में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। वो आए हमारे पास, फिर रेगुलरली उन्होंने अटेंड किया है। आप उन्हीं के शब्दों में आप सुनेंगे, कितनी शांत और मम्मी पापा की बात सुन रहा है वो, जो
ये प्रोजेक्ट लेके हम गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित करते रहेंगे तो आगे जाके परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का जो स्वप्न है मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये अवश्य हो पाएगा क्योंकि उनकी सत्ता हमारे साथ चल रही है। ये हमें अनुभव वो करा रहे हैं बार बार। आज मैं आपके सामने मेरे अनुभव शेयर करने आई हूँ। जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि मैं गर्भवती हूँ, उसी दिन से मैं यहाँ गायत्री परिवार द्वारा चलते गर्भोत्सव संस्कार के सेमिनार, सभी सेमिनारों को मैंने अटेंड किया है और वहाँ सेमिनार को अटेंड करते हुए जो मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ और जो मेरे गर्भस्थ शिशु में परिवर्तन हुआ वो मुझे आज देखने मिल रहा है। आज मैं आपको मेरा एक अनुभव कहूँ तो जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ उसी पहले ही दिन वो रात को बच्चा बहुत रो रहा था। तो मैं सोचने लग गई कि अब मैं क्या करूँगी जिसकी वजह से बच्चा रोए नहीं और चुप हो जाए। तो मुझे कुछ समझ नहीं रहा था और एकाएक मुझे विचार आया कि चलो ना गायत्री मंत्र उसको सुनाए। तो मैं तो खड़ी नहीं हो सकती थी बेड पे से क्योंकि मेरा सीज़ेरियन हुआ था। तो मेरी ननद को मैंने बुला के दीदी आप उसको मोबाइल में गायत्री मंत्र सुनाओ ना, शायद उससे वो चुप हो जाए। तो सही में ऐसा ही हुआ कि वो बच्चा गायत्री मंत्र सुनते ही एकाएक चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। वो देख के मैं दंग रह गई कि ये क्या हुआ, ऐसे कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो उसके पीछे हुए। तो सही में गायत्री मंत्र का उसके ऊपर बहुत सा प्रभाव है और उसकी वजह से आज 6 महीने का बच्चा हुआ। रोज रात को मैं उसको गायत्री मंत्र सुना के ही सुलाती हूँ और वो गायत्री मंत्र सुन के वो खुद सोता है। नहीं मैं उसको सुनाती तब तक वो सोता ही नहीं, उसको नींद नहीं आती। गायत्री मंत्र का हमारे जीवन पे, मेरे बच्चे के जीवन पे बहुत ही गहरा असर हुआ है। हमारे परिवार के अंदर जो गायत्री मंत्र और गायत्री गर्भोत्सव संस्कार से जो सेमिनार सबको जो फायदा हुआ है, ये बात कही तो ये गायत्री मंत्र की। यहाँ पे और भी हमने सेमिनार में से काफ़ी बातें सुनी। खास करके वहाँ पे बताया जाता था कि 3 महीने के बाद आप अपने शिशु के साथ संवाद कीजिए, माता और पिता दोनों, और आपको जैसा बालक चाहिए वैसे संवाद कीजिए। तो हमने भी काफ़ी खूब पढ़ी थी और ये बात हर एक में ये बता ही रहे थे कि आप संवाद कीजिए। तो हमने संवाद करना शुरू किया। हम बेटे को हम जैसा बनाना चाहते थे कि हम बोलते थे कि बेटा प्रामाणिक बना, लीडर बना, बहादुर बना, बुद्धिशाली बना, बड़े लोग आदर करना सीखना, डरना नहीं जीवन में कभी। तो वो सब हम उसके टाइम हम बातें करते थे ऐसी सब। दिन में नॉर्मली एक बार तो मिनिमम उससे ये सब गर्भ संवाद हम दोनों करते थे। इसका हमको जस्ट अनुभव ऐसे हुआ कि उसके जन्म के 21 दिन के बाद ही दिवाली आ रही थी। तो 21 दिन का बच्चा नॉर्मली दिवाली के दिनों में फटाके की आवाज़ से डरने जाने का चांसेस नॉर्मल ज़्यादा रहता है। बड़ी लोग भी वैसे हमारे कहते हैं कि बच्चों को इस टाइम पे थोड़ा संभाल के रखना। लेकिन नई बात हमको ये लगी कि कितने भी जोर से फटाके फूट रहे थे, हम घर के बाहर निकले थे, लेकिन बच्चा हमारा बेटा डर नहीं रहा था, ना ही झिझक रहा था, वो एकदम नॉर्मल था। तो हमको लग रहा था कि 21 दिन का हम भी कभी इस तरह से घबरा जाते हैं, ये बालक नहीं घबराता था। तो हमको ये एक असाधारण एक उसके अंदर चेंजेस दिखता था। और हम देखें तो हमारे ग्रुप में, हमारे परिवार के अंदर इसी टाइम के पीरियड के नियर अबाउट वो बेटा या बेटी उन लोगों का आए हुए, वो लोग कितनी हद तक हमको बताते हैं कि हमारा बेटा या बेटी वो बहुत परेशान करते हैं, हमको यहाँ तक तंग करते कि उसकी माँ रो रही थी। तो हमको लगा कि हमारा बेटा तो 6 महीने तक का हो गया, हमको पता भी नहीं चला कि हम इस पोजीशन से गुजर चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। आओ घड़े संस्कारवान पीढ़ी में सभी प्रांत के आए हुए परिजन को मेरा प्रणाम। आज यहाँ आकर इतनी खुशी मिलती है कि जब हमें अहमदाबाद में प्रोग्राम किया था विराट संस्कार महोत्सव, इसे हमें प्रेरणा मिली थी कि हमारा संकल्प था कि हम 2400 बहनों का गर्भ संस्कार कराएंगे। वरना यहाँ इतनी गुरुदेव की शक्ति थी कि वहाँ 5000 से भी ज़्यादा बहनों का संस्कार हुआ। वहाँ दीदी और डॉक्टर साहब भी थे। इसमें मुस्लिम बहनों का भी संस्कार किया था। अहमदाबाद से 30 तालुकों से जो हेल्थ सेंटर हुए उसमें भी हम जाके बहनों का गर्भ संस्कार करवाते थे। इस आंदोलन को हमें इतना
चलाया कि अभी गुरुदेव की प्रेरणा है कि इसका कभी अंत आने वाला नहीं है, कि इसी गायत्री परिवार से और परम पूज्य गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमें इतनी प्रेरणा रोज नए दिन नए कई बार मिलते हैं। मैं सूरत से मीनाक्षी बोल रही हूँ। लायंस ग्रुप ग्रेटर सूरत के साथ वांसदा तालुका चौंधा गांव है जो आदिवासी का गांव है, उसमें भी एक दिवसीय कार्यक्रम किया पीपीटी के माध्यम से। उसमें 100 भाई बहन की उपस्थिति थी और 84 बहन थी। उसको नीरज भैया ने योग व्यायाम प्राणायाम, फिर अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संप्रदाय है BAPS, उसमें जी जो महिला केंद्र है तो गर्भवती बहनों का प्रशिक्षण और गर्भोत्सव संस्कार का प्रारंभ कर दिया है और प्रारंभ में 20 बहनों का प्रशिक्षण किया और संस्कार करवाया है। आंगनवाड़ी की बात करें तो ज़्यादा आंगनवाड़ी में हम नहीं पहुंच पाए हैं। 3 आंगनवाड़ी में लगभग 100 बहनों का प्रशिक्षण किया है और 50 का संस्कार करवाया है। साथ में हम बच्चों को वो आओ घड़े संस्कारवान पीढ़ी किताब सबको देते हैं, उसके रिलेटेड भी सभी पुस्तकें निःशुल्क देते हैं, जो यज्ञ के बारे में भी सबको बताते हैं और बलि विश्व की किट भी सबको देते हैं। गायत्री चेतना केंद्र ने कि बड़ा सा डेस्क कैलेंडर बनाया और उसमें जितनी भी इसमें सीट्स है पावर पॉइंट में वो सभी सीट का ये कैलेंडर बनाए और जैसा ये यहाँ बताता है और यहाँ ऐसा कर करके दिखाएंगे सबको, तो वो भी बड़ा है, मैं थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन गायत्री चेतना केंद्र ने सभी महिला मंडल को निःशुल्क देने के लिए व्यवस्था भी कर दिया है। और ये कैलेंडर के माध्यम से हम सूरत में और नवसारी में, डांग में, तापी में, हर वलसाड़ में हर जगह पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। और गुरुदेव ने जो कहा है कि युग निर्माण कैसे होगा, तो व्यक्ति के निर्माण से, तो व्यक्ति निर्माण कैसे होगा, तो आओ गड़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से ही होगा। सतयुग की वापसी कब होगी, जब हम 10 दिशाओं में हमारी सब नारियां जागरूक होकर आगे बढ़ेगी अभियान को लेकर, तभी हमारा युग निर्माण होगा। मैं साबरकांठा से मीना बेन बोल रही हूँ। हम लोगों ने आंगनवाड़ी और सब कवर किया है। अब हम ऐसा सोच रहे, एक बार हमने ऐसा प्रोग्राम रखा कि वो जो गांव की महिला है ना, वो आंगनवाड़ी में क्यों आती, कुछ दो तो ही हम आएंगे। एक बार हमको ऐसा एहसास हुआ कि सिटी में तो सब लोग जैसे साइंस के हिसाब से सब कर लेते, तो जैसे झोपड़पट्टी वहाँ कौन जाएगा। तो हम लोग ने एक बार हम लोग गए तो हमको पहले मना कर दिया, जाओ यहाँ कोई नहीं। हम गए, सब ने मना कर दिया, आप मंदिर में भी नहीं बैठोगे। तो मैंने बोला हाँ मंदिर में भी नहीं, बोले कोई बात। इतने में गुरु जी की कृपा थी, एक लड़का आया, फ्रूट बेचता है ना, वो जानता होगा घर पे देके जाता है। तो बोले दीदी आप आ जाओ मेरे घर पे। तो वहाँ 3 लेडी को हमने गर्भ संस्कार सोचे। तो मेरे अंदर से ये आया है कि हम इतने बड़े बड़े तो सब करेंगे ही, पर मैं सोचती हूँ छोटे छोटे गांव में ये करना है मुझे, बस 2 चाहे 2 आए पर 2 को वो करना है। साइंस तो बहुत आगे हैं, सिटी में सब कर लेंगे, अपनी बहन स्कूल में है, ये है वो, पर मेरा इच्छा वो है। हमारा वलसाड़ एरिया एक ट्राइबल एरिया है। हमारी जितनी भी गतिविधि वहाँ चलती हैं गायत्री परिवार की, वो गायत्री चेतना केंद्र के माध्यम से चलती है। ये शिविर में आके हमने जो सीखा कि भाई कैसे ये गर्भोत्सव किया जाए, जो अपना संस्कार का जो कार्यक्रम है वो गर्भोत्सव के माध्यम से करना है हमको। तो उसमें पहले तो हम कर्मकांड भास्कर में जितने भी विधि विधान बताए गए हैं वो हिसाब से चलते थे। फिर बाद में जब हमने यहाँ आके वो ट्रेनिंग ली तभी मालूम हुआ कि एक्चुअली तो हमको ये गर्भवती को ट्रेनिंग देना है, उसको सिखाना है कि कैसे संस्कारवान, प्राणवान, प्रतिभावान बालक हम तैयार करें। तो उसके लिए तो कैसा सोच होनी चाहिए गर्भवती की, उसकी खान पान, खुराक और संतुलित आहार और दिनचर्या उसकी कैसी होनी चाहिए और योग व्यायाम सब और हमने अब सिखाना चालू कर दिया। सब जितने भी अभी हम गर्भोत्सव संस्कार करते हैं तो हमारी बहनें ये सारी की सारी ये बातें उसको बताती रहती हैं। डॉक्टर अनिल पटेल करके हैं, तो मैं जाकर उसको मिला कि साहब हमारा ये कार्यक्रम है आओ घड़े संस्कारवान पीढ़ी, वो अंतर्गत समाज और राष्ट्र का निर्माण के लिए जो अच्छे संस्कारवान आदमी चाहिए, लोग चाहिए, तो उसके लिए हम कार्यक्रम लेके बैठे हैं। तो बोले भाई वो तो बात तो सही अच्छी है, लेकिन हमारा भी थोड़ा सा इतना बड़ा कार्यक्रम रहता है गवर्नमेंट का कि हम कैसे आपको उसमें से समय निकालें।
फिर बाद में मैंने बोला कि देखो सब हमारा जो कार्यक्रम है और आपका कार्यक्रम है दोनों एक ही कार्यक्रम है। आप सिर्फ फिजिकली डेवलप बच्चे को करते हैं, हम मानसिक संतुलित और भावनात्मक वलन से ऊंचे उठाने का प्रयत्न करते हैं। हमको अच्छा समाज बनाना है, आपको भी एक स्वस्थ बच्चे को तैयार करना है, तो फिर ये कार्यक्रम तो करने ही चाहिए। तो बोले आपके पास कुछ पैम्पलेट के वगैरह है? तो मैंने बोला पैम्पलेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पेन ड्राइव है, हमारा डॉक्टर गायत्री दीदी का उसमें वीडियो है, यदि आप चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो तैयार हो गया, चलो मेरे को देखने का है। तो डॉक्टर अनिल पटेल ने आधा घंटा मेरे साथ बिताया और डॉक्टर गायत्री दीदी का पूरा वीडियो तो उसने देखा तो वो एक दंग रह गया वो, कि आज तक हमने ऐसा वीडियो देखा नहीं है कि गर्भे में बालक कैसा अपना माता के हिसाब से वो कैसे डेवलप होता है और उसका जो डेवलप की प्रक्रिया क्या होती है और माँ का विचारों कैसे वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में लेते हैं और ये सब सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरह से देखा। और आधे घंटे के बाद बोला कि चलो भाई हसमुख भाई हम आपकी बात से सहमत है और हमारा जितना भी PSC सेंटर है वो सब सेंटर के डॉक्टर को हम बोल देते हैं कि ये गायत्री परिवार वाले आए तो ये कार्यक्रम हमको जरूर करना। और डॉक्टर अनिल पटेल ने हमको दूसरी 7 PSC सेंटर को भी ये कार्यक्रम बनाने का कह दिया है। मैं महसाणा जिले से आती हूँ। अभी गांव में तालुके के जिले के आसपास सभी गांवों में गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से लगभग 2 से 3 हज़ार गर्भोत्सव संस्कार होते हैं और हमारे विष्णुनगर तालुका है, तालुका में ही साल का 1000 गर्भोत्सव संस्कार होता है। और खेरालू तालुका, मेरा वतन खेरालू है प्रॉपर, और खेरालू तालुका में कुछ भी गायत्री मंत्र क्या इसका पता नहीं और मैं रहती हूँ विष्णुनगर में, लेकिन खेरालू तालुका में ही प्रज्ञा केंद्र चालू करके वहाँ पर भी मैं हर साल में 500 गर्भ संस्कार कराती हूँ। और ऐसा नहीं, हमारा समाज चौधरी समाज है और हम हरिजन परमार जो कोम नीची कोम है, जे परमार समाज, जे ठाकुर समाज, जे रावण समाज, ऐसे समाज है, इसमें कुछ भी पता नहीं कि वो गर्भ संस्कार क्या है। इसमें जाकर हमें सभी को इस संस्कार की जानकारी देती हूँ। 2 ही जिला तालुका ऐसा है, इसमें थोड़ा कम चलता है, पर हम आज संकल्प करेंगे। हम तो पहले से काम कर रहे हैं। जो श्रीमंत है, भद्र समाज है, वो तो शक्तिपीठ आ जाते हैं। हम तो इतना प्रचार है तो दूर दूर से आते हैं। डिजिटल पर हमारे यहाँ होता है, जो बाहर रहते हैं तो शक्तिपीठ से वो भी संस्कार कराते हैं। एक पैम्पलेट छपा के हर डॉक्टर को हम देने वाले हैं अभी यहाँ से जाके। और जो डॉक्टर के वहाँ जो भी बहन आवे प्रेग्नेंट बहन सबसे पहला डॉक्टर के पास जाती है ना, तो डॉक्टर वो समझाए अने वो उसके फाइल में वो पैम्पलेट रखे अने वो गायत्री परिवार का संपर्क करके वो ये करे। और साथ साथ में सब ऐसी बात नहीं हम संस्कार करके सब छोड़ते हैं। मुंडन संस्कार से लेके विद्यारंभ संस्कार तक वो हमारे साथ रहती है। जामनगर में पिछले 5 महीनों से गर्भवती बहनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारी चंद्राबा की मार्गदर्शिका है जो पूरी, उनको फॉलो करते हुए एक बहन आई और बोली कि मुझे कुछ कहना है। तो हम उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बताए चले और उनका, तो उन्होंने बताया कि मैं कोल्हापुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने वहाँ पर एक विज़न चार्ट बनाना सीखा है जो निरंकारी बाबा जी का मिशन है, वो उनको ऐसा ही प्रशिक्षण देते हैं और बताते हैं। तो उन्होंने विज़न चार्ट के बारे में बताया। ये है विज़न चार्ट। हमें ये पता चला, उन्होंने उस विज़न चार्ट के बारे में बताया कि ये है दूसरे अलग अलग प्रकार के विज़न चार्ट है। ये पूरा एक एक जो गुण है, जैसे विद्या माँ सरस्वती, श्री कृष्ण के जैसा नटखट, ये जो विज़न चार्ट बनाया है बहन ने, वो उन्होंने क्या इच्छा की कि मैंने पूरे परिवार के सदस्यों के एक एक गुण मेरे बच्चे में चाहिए और उनका फोटो और उनके गुण, और पूरा एक सनफ्लावर बनाया और उसके साथ उन्होंने अपना विज़न चार्ट बनाया। ये इस बहन जी ने ये जो फोटो है, ये विज़न चार्ट जिन्होंने बनाया उन्होंने ही हमारी शिविर में बताया था। और अभी हाल ही में हम जब यहाँ आने के लिए निकल रहे थे, उसके कुछ दिन पहले उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। वो बहन की ग्रीनिश आई थी, तो उनका ये था कि मुझे ग्रीनिश आई चाहिए ही। उन्होंने इसमें लिखा भी है कि मेरे जैसी मेरे बच्चे की ग्रीनिश आई है। तो अभी उन्होंने फ़ोटो खींचा, तो मैं यहाँ पे नहीं ला पाई, पर ये जो फ़ोटो है और उनके बच्चे का फ़ोटो है, आपको लगेगा कि उन्होंने जो सिलेक्ट किया और उनका जो बच्चा आया सेम ही है। और ये जो विज़न चार्ट है मैंने मॉडल के रूप में बनाया था, ये मेरा खुद का बनाया, बीच में मेरी बेटी का ही फ़ोटो है। मैं छोटे से गांव से आई हूँ,
लिम्बासी गांव है, खेड़ा जिला का, और मातर तहसील है उसकी। छोटा गांव है, गुरुदेव का आशीर्वाद वहाँ भी है। हम बोल रहे हैं सूक्ष्म उपस्थित में, लेकिन अनुभूति वह हुई है मुझे कि उनकी सूक्ष्म अनुभूति नहीं है, उपस्थिति नहीं है। जहाँ हम गुरुदेव को याद करते हैं तो गुरुदेव साक्षात आकर हमारा काम कर जाते हैं, हमसे करवाते हैं, और हम देखते रह जाते हैं कि ये असंभव काम कैसे हो गया। हम भी अभी आशा वर्कर बहनों को हम कन्विंस करते हैं, थोड़ा हमें तकलीफ तो होती है, छोटा सा गांव है, समझते नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलते, लेकिन हम लोग जा के उन लोगों को समझाते हैं कि गर्भोत्सव संस्कार क्या है, और उसके माध्यम से हमें अभी अब बुला रहे हैं, और सब प्रेग्नेंट वुमन को हम लोग गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम को समझाते हैं। स्कूलों में से, हम सरकारी स्कूलों में से भी हमें बुलाते हैं, और विद्यारंभ संस्कार अभी 1 महीने में 1000 बच्चों को विद्यारंभ संस्कार, केजी, प्ले ग्रुप, नर्सरी वाले बच्चों को वो संस्कार दे के आए हैं हम लोग। इस सभा में उपस्थित शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे गुजरात की बहनों का प्रताप कुछ डिफरेंट ही है। वो तेजस्विता, काम करने का इतना व्यवस्थित ढंग, और नए नए संशोधन, नए नए शोध का काम ये जो बहनों ने किया है वो बहुत ही अतुलनीय है, और सच में आप सब बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन की पात्र हैं। से आज मैं सुबह ही एक प्रवचन सुन रहा था, तो गुरुजी कहते हैं कि बेटे हमारे दूसरे नेत्र तैयार हो गए हैं, अब हम इन नेत्रों से नहीं देखते, भले ही हम तुमसे ना मिलते हों पर हम तुम्हारी हर चीज़ देखते हैं, यहाँ रहने वालों की भी और जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी, हम सब देखते हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम सब का हमको स्मरण है। और ठीक इसी तरह माता जी का प्रवचन सुना तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बेटे हम सब का योग क्षेम ध्यान रखे हुए हैं, हम और गुरुजी मिलकर के तुम सब बच्चों का सब तरह से ध्यान रखते हैं। सच में ये उन्हीं की कृपा है कि आप सब इतना शानदार तरीके से काम कर रही हैं। ये बहुत ही अद्भुत और अनुपम प्रयोग है। मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति का ये बहुत ही अनूठा प्रयोग रहा है कि ऋषियों ने संस्कार की परंपरा का शुभारंभ इसी के साथ किया है। अन्य राष्ट्रों में आप जाइए तो मनुष्य के मन को गढ़ने की बात होती है, और उसमें बहुत सारे मनःशास्त्री, बहुत सारे दार्शनिक आपको दिखाई देते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक पश्चिम के हैं, पर उनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच पाया कि बच्चे का निर्माण गर्भकाल में भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति कुछ ऐसी अलग ही तरह से परिभाषित करता रहा, इसलिए मनुष्य की जड़ को कोई नहीं पकड़ पाया। और आप सब ने जो प्रयास किया है और गुरुवर ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है, श्रद्धेया जी ने उसको एक पूरी संयोजना बनाकर एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम जैसा प्रस्तुत कर दिया है कि मुझे ऐसा लगता है, आज मैं सुन रहा था, ऐसा लगता है किसी बड़े यूनिवर्सिटी के सभागार में कोई अपने अपने पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, पुरानी पुस्तक है, महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। उस पुस्तक में एक अध्याय में गुरुदेव लिखते हैं विशेष आत्माओं का विशिष्ट समय के लिए विशेष जन्म अवतरण। उसमें वो लिखते हैं गुरुदेव, और पूरी और भी जगह दूसरे संदर्भ आते हैं कि ये जो इस समय युग चल रहा है, आने वाले दिनों में 2 भागों में दुनिया बटी दिखेगी। एक वो लोग कहलाएंगे जो देवता जैसे होंगे, एक वो लोग कहलाएंगे जो दैत्यों जैसे होंगे। और गुरुदेव कहते हैं कि बेटे हमने अपने जीवन की तपस्या का बहुत बड़ा अंश लगाकर बहुत सारे लोगों को ढूंढा है। 1986 या 85 के आसपास का प्रवचन गुरुदेव का सुनिएगा। गुरुदेव कहते हैं कि बेटे 24 लाख लोगों को हमने ढूंढ लिया है, 24 लाख लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो उपयुक्त गर्भ की तलाश में हैं और जन्म लेना चाहती, और कुछ आत्माएं अभी भविष्य में योजना बना रही हैं कि हम लोग भी जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि आप सब ने वो जो तीसरे किस्म की आत्माओं के लिए वातावरण बनाया है कि ऐसी माताएं तैयार करना जिनके माध्यम से देवता जन्म ले पाएँ। तो ये जो प्रयोग है ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और प्रारंभिक प्रयोग है, और गुरुदेव का जो मूल मंत्र है व्यक्ति निर्माण, उसको पुष्ट करने वाला प्रयोग है। यहीं से आने वाले दिनों में एक नए युग की संरचना होगी। गुरुदेव कहते थे कि मनुष्य में देवत्व का जागरण ही पर्याप्त है। धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए आपको प्रयास नहीं करना है बहुत, प्रयास तो सिर्फ एक ही है कि मनुष्य में देवत्व जगे। तो मनुष्य में देवत्व जगने की जो प्रक्रिया है उस पर शांति कुंज ने जो प्रयास किया है गुरुवर के चिंतन के अनुरूप,
तो उसका नाम आपके सामने बार बार जी लिख के बताती हैं, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। तो मात्र 9 महीने की पीढ़ी की बात नहीं हो रही, एक पूरी पीढ़ी, एक पूरी जनरेशन की बात है। प्रारंभ है वहाँ से, प्रारंभ यहाँ से है। परंतु जैसा हमारी दीदी ने बताया कि जन्म के बाद भी हम उनको ये संकल्प भरवाते हैं कि 5 साल तक आप बच्चों के विविध संस्कार यहाँ आकर कराएं। तो ये एक अगली सीढ़ी इसमें यह जुड़ती है कि जब बच्चे का 75% के लगभग व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है तो वो माँ के आंचल में ही है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारी शिक्षा का प्रारंभ किया गया तो सबसे पहली शिक्षा मातृमुखेन शिक्षा कहा गया कि माँ के मुख से जो शिक्षा मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रही है, इसलिए माँ को गुरु माना और पहले शिक्षा के स्वरूप को मातृमुखेन शिक्षा कहा गया। तो माँ के आंचल में रहकर लगभग 75% व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ तक की प्रक्रिया, उसके बाद 5 साल के पश्चात बच्चे को आप बाल संस्कार शाला में ला रही हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि जितनी गंभीरता से आपने ये प्रेजेंटेशन किया है, ऐसा ही आप बाल संस्कार शाला में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो गर्भ से लेकर के और प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल तक का जो क्रम है, लगभग 30-35 साल तक की उम्र की जो जनरेशन का निर्माण है, यही आने वाले भविष्य की आधारशिला बनेगा। ऐसी अपेक्षा, ऐसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। मैं कभी कभी सोचती, जब शुरुआत में ये संस्कार वगैरह होते थे तो उस समय मेरे मन में होता था, पढ़े लिखे लोग होने के कारण तर्क कुतर्क दिमाग में होता था। जो श्रद्धावान पीढ़ी है वो तो ये संस्कारों की भावनाओं के साथ जुड़ जाती थी, पर मुझे लगा कि यज्ञ कराने से, ये संस्कार कराने से क्या बच्चे अच्छे होंगे, क्या होने वाला, क्या नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो गुरुजी ने तो लिखा है, बेटा क्रांति रेलगाड़ी की डिब्बे की तरह आ रही है। उन क्रांति में ये एक क्रांति है गर्भोत्सव की, जिसमें आज आप लोगों ने जो प्रस्तुतिकरण किया है, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है कि जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है उसको यहाँ तक न रख करके और आगे क्या कर सकते, और गति कैसे दे सकते हैं। हमारे विभिन्न आंदोलन है और विभिन्न आंदोलन की नींव ये है। और हमें इसके बाद, जैसे भाई साहब ने बताया, बाल संस्कार कन्या कौशल शिविर गुजरात में बहुत ही हुए हैं। तो उन लड़कियों के माध्यम से यही गर्भोत्सव संस्कार, आने वाली पीढ़ी का नवनिर्माण कैसे करना है, उनको जागरूक कैसे बनना है, उनको मतलब जागरूक होकर के एक जिम्मेदार माँ का रोल कैसे अदा कर सकती है, एक बालक को कैसे अच्छा निर्माण दे सकती है, वो पूरी की पूरी बातें हमारा एक सब्जेक्ट कन्या कौशल शिविर में वो भी होता है। तो उसके माध्यम से भी बहुत बड़ी क्रांति जैसे आ रही है, ऐसा दिख रहा है। तो आप लोगों ने जो प्रयत्न किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गर्भ पुष्टि हवन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। गुरुजी ने वांग्मय 25 में लिखी है, जो हमें बहुत बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो इससे जुड़ी हुई है और वो एक उसकी बात करके फिर आगे चर्चा करेंगे। गुरुजी लिखते हैं कि वैदिक काल में घर में 3 तरह की अग्नियाँ होती थी, 3 तरह के अलग अलग यज्ञ कुंड रहते थे जो अखंड रहते थे। और वो जब बेटी विदा होती थी तो माँ उसको वो 3 अग्नि गिफ्ट वो देती थी, दहेज में देती थी, और वो फिर उस दूसरे घर में जाके उसको मेंटेन रखती थी। मतलब 3 तरह की संध्या तो होती थी, वो 3 तरह की अग्नि भी होती थी। और वो 3 तरह की अग्नि में जब वो गृहिणी अपना पूरा जीवन यात्रा निकालती थी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो वातावरण मिलता था जिस वातावरण से देवता पृथ्वी पे लाने का वातावरण बनता था। तो यज्ञ का जो एक छोटा सा हिस्सा अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी औषधि है, पर ये करने के टाइम पे जो एनवायरनमेंट बनता है और उससे जो 9 महीने में जो फ़ायदा होना है, वो अभी हमारे पास उसका साइंटिफिक डेटा नहीं है, पर वो बाद में धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से और आता जाएगा। और हम लोग भी कुछ कुछ उसके रिलेटेड कर रहे हैं कि भाई यज्ञ में कौन सा तत्व है जिससे वो फ़ायदा होता है। पर आप लोग वो ध्यान रखिएगा कि वो 9 दिन में यज्ञ के दौरान कैसे फ़ायदा होना है, तो वो उसकी हम छोटी सी अभी आगे चर्चा करेंगे। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि 3 तरह से फ़ायदा होता है यज्ञ करते हैं। तो जब स्पेसिफिकली गर्भ पुष्टि यज्ञ करेंगे तो माता को 3 तरह से फ़ायदा होगा। एक तो उसके अंदर जो औषधियाँ है वो फ़ायदा होनी है, जो आप पुष्पन संस्कार में बताते ही है, गिलोय वगैरह, उससे वो फ़ायदा होता है। दूसरा, उसमें जो मंत्र, जो तरंगे उत्पन्न होती है, ग्रंथियों पे प्रभाव डालती है। 3 तरह की चीज़ें हैं, औषधीय धूम्र, मंत्र की शक्ति और यज्ञ की ऊर्जा। ठीक है, तो मंत्र की शक्ति आपके ग्रंथियों पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर डालती है, वहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं। और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का ही खेल है।
तो वो हॉर्मोन्स को सीधा प्रभावित करना हो अग्नि के माध्यम से, तो त्राटक के माध्यम से आपके मस्तिष्कीय तरंग एक केंद्रित होने लगती है, तो वो सबसे ज़्यादा फायदा है। और स्पेशली जब वुमन को ये हॉर्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं, अंदर का फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, घर का वातावरण भी ऐसा वैसा होता है, आपको पता है, तो उस दौरान जो स्ट्रेस का लेवल है, इमोशंस और विचार, ये दोनों का जो स्ट्रेस बनता है, उसको अग्नि के पास बैठने से, अग्नि यज्ञ करने से वो सबसे फास्ट रिलीज होता है। उसका हमने यहाँ पे रिसर्च भी किया था। वो स्ट्रेस लेवल यज्ञ के दौरान ही आपका 20 मिनट यज्ञ करते तो शुरू से और एंड में आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। उसका हमने अभी एक यूनिवर्सिटी में इसका पेपर पब्लिश हुआ है। कहने का भाव है कि गुरुजी ने ये सामान्य भाषा में 3 बता दिया है। अब क्या होता है कि जो मैकेनिज्म है ना, ये है जो हमने बताया कि आपका जो विचार का तंतु है वो यज्ञ के पास बैठने से वो सीधा डाउन आना शुरू हो जाता है। काफ़ी बार हम लोग मेडिटेशन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, मंत्र करने की स्थिति में नहीं होते, भाई अग्नि के पास बैठने से वो सीधा फायदा हो जाता है। अब बात करते हैं हवन सामग्री की स्पेसिफिकली। बाकी क्या तो सिद्धांत आपको सबको पता भी है और हमने बताया, पर अब हमें जो हवन करना है वो सुबह शाम करना है। अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम को नहीं कर सकते तो सुबह। महिला को माता को 3 से 8 महीने के बीच में ये स्पेशल हवन सामग्री उपयोग करनी है। घी की मात्रा अच्छे से रखनी है, शुद्ध घी जितना मिल जाए, क्योंकि घी वो चीज़ है जो औषधि को, सूक्ष्म औषधि बन जाती है अग्नि में डालने के बाद, वो शरीर के अंदर घुसाने में मदद करती है। और एक चीज़ आप खास ध्यान रखिए कि जब यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद जब वो प्राणायाम करे, जो माता प्राणायाम करे, उस दौरान उसमें जो प्रयोग जो आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी में दिए गए हैं, वो कुछ प्रयोग दिए गए हैं प्राणायाम के, आसन के, अगर उस दौरान करते हैं तो उससे फ़ायदा डबल होना है, क्योंकि अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। और उस दौरान जब वो प्राणायाम करेंगे तो उससे जो धूम्र है वो ज़्यादा जाए। यज्ञ कर्मकांड आप अति संक्षिप्त कर ले, दीप यज्ञ भी गुरुजी ने दिया हुआ है, तो अति संक्षिप्त कर्मकांड करे, पर मुख्य 24 आहुति दे। गायत्री मंत्र की 24 आहुति दे दे। अगर सूर्य गायत्री देते हैं तो चंद्र गायत्री भी दे, 24 गायत्री की आहुति दे। बाकी शॉर्ट में कर सकते हैं आप, अति संक्षिप्त में 15 मिनट 20 मिनट में आप हवन कर सकते हैं। ये औषधियाँ है। एक चीज़ अपनी जो शांति कुंज की बनती है उसके अंदर उसमें से काफ़ी चीज़ आ जाती है। आप किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं और वहीं बनाने का उपक्रम करें। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 100-100 ग्राम हरे कप ले लिया, मोटा सा कूट के जौ पाउडर बना दिया, तो एक माता के लिए इनफ हो जाता है। आप 200-200 ग्राम भी ले लेंगे तो 3 महीने के लिए इनफ हो जाएगा। पर आप मिलाएंगे कि इसमें शांति कुंज की हवन सामग्री में मिलाना है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावर जो राइट साइड लिखी है, लेफ्ट साइड में है, उसमें से सौंफ ठंडक देती है, कासनी, धनिया, खस एक प्रकार की घास है, खसखस अलग है, आपको पता है। इंद्र जो मीठा, पलाश के बीज ऑलरेडी शांति कुंज की हवन सामग्री में आ गए हैं, फिर भी आप पलाश का गोंद ले सकते हैं। मुनक्का आपको मिल जाएगा, गुलाब के फूल मिल जाएगा। इसमें से आपको ब्रह्मदंडी, इंद्रोजा, खस और कासनी, इतनी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से लानी पड़ेगी, बाकी की तो आपके यहाँ से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है इक्का दुक्का तो भी आप बाकी की चीज़ें मिला के काम ले सकते हैं। इसको बहुत बड़ा अभियान बनाने के बदले छोटी सी चीज़ों से भी आप शुरू कर सकते हैं। 30 ग्राम घी और 30 ग्राम औषधि ऐसे मिला के उसका उपयोग करना है। पिघला हुआ घी उसके अंदर मिला लेना है आपको। आप इतना याद रखिएगा कि लोग बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं कर पाएंगे, पर 2 सावधानी, अंदर किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग ना करें। घी है तो घी ऐसा पीले घी के चक्कर में ना पड़े, जो अगर 500 रुपये में पीला घी मिलता है तो वो ना ले। ऐसा घी ले जहाँ पे आपको श्योरिटी है कि जो शुद्ध घी है, केमिकल नहीं है। कपूर केमिकल ना डालें, बाहर मिलता है वो सारे केमिकल है। और जो मुख्य सावधानी है कि अग्नि निर्धूम न रहे, उसमें प्राणायाम करे। अगर धुआं करके प्राणायाम करेगा तो माँ और बच्चे को नुकसान करेगा। निर्धूम अग्नि में करना है। अगर ऐसा लगता है तो यज्ञ कुंड पहले बाहर रख के जला ले, फिर घर में लाए, और जब अग्नि बुझ जाती है, अगर घी अच्छे से उपयोग नहीं हो तो यज्ञ कुंड उठा के बाहर रख ले। जो औषधीय धूम्र लेनी है वेपर्स, वो आपके अंदर आ जाएगी वहाँ। ये आपको बनी बनाई भी मिल जाती है, पर फॉर्मूला इतना वो नहीं है। वहाँ पे ले भी सकते हैं आयुर्वेद विभाग से, नहीं तो आप खुद बना सकते हैं। खुद बनाने का ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। शांति कुंज की हवन सामग्री में आप बाकी की औषधियाँ पहले मिला के एक डब्बे में रख ले, ठीक है। और वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, शांति कुंज की आधी ले ली और बाकी की आधी लेके मिक्स कर लिया आपने। उसमें से 30 ग्राम निकाला, यज्ञ करने से पहले उसमें 30 ग्राम पिघला हुआ घी डाला, उसको अच्छे से मसेल दिया, उसके बाद फिर आहुति दी। और इसमें आप 2-3 बातों पर ध्यान रखना है आपको। औषधियाँ मिलाने तो साफ कर दिया डॉक्टर विरल ने। 10 ग्राम अपनी लीजिए औषधि आप,
यहाँ के लीजिए, इसमें आइटम सब मिले हुए हैं, जो भी नाम बताया ना सब मिले हुए हैं उसमें, आपको कुछ नहीं करना है। केवल स्पेशल के लिए यज्ञ चिकित्सा विज्ञान गुरुदेव की पुस्तक साफ साफ उसमें लिखा है, लेकिन सारी चीज़ें आपको पंसारी पर मिलने वाली नहीं हैं। तो मान लीजिए 2 एक नहीं भी मिलती, उसके लिए आप ना परेशान हो। भावना ज़्यादातर काम करती है। तो अगर जो आप यज्ञ करवा रही हैं या जो बहनें कर रही हैं, उनको अगर मेंटली प्रिपेयर आपने कर दिया, तब तो उसका लाभ बहुत होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि यज्ञ का 2 तरीके का लाभ होता है, भावनात्मक और भौतिक। भौतिक लाभ तो बाहर का होता है ना, वो उससे बैक्टीरिया किल होंगे, वायरसेस किल होंगे, वातावरण शुद्ध होगा, लेकिन भावनात्मक तो भावना से होगा ना वो तो कैसे भावना से होगा कैसे? इसके लिए आप व्यवहारिक पक्ष उसका जो है, आप पहले बहनों को समझा दीजिए कि मन से शांत रहना 15 मिनट तक। शांत मन का मतलब कि मन में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, और 15 मिनट तो 15 मिनट इसी कार्य के लिए हम करेंगे बस। घर का कोई काम नहीं, भूल जाना है सब। अब ये इसी का नाम साधना है, मानसिक साधना है ये। और फिर आप पूरा मंत्र पढ़ करके, और जैसा अभी हमारे विरल जी ने कहा ना, इसमें धुआं नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रज्वलित होना चाहिए। उसके लिए गऊ का शुद्ध घी आप बहुत थोड़ा थोड़ा अगर डालते रहेंगे और वायु पंखे से वैसे आप दे देंगे उसको, तो पूर्ण प्रज्वलित होगा वो। और अगर प्रज्वलित में गऊ के घृत से और हवन सामग्री डाली गई, उसका सूक्ष्मीकरण बहुत अच्छा होता है। फिर उसमें आप ये बताइएगा कि आपको गहरी सांस लेना है, और सबसे पहले सांस को बाहर निकाल देना है, खींचना है और बाहर निकाल देना है, पेट को बिल्कुल खाली कर देना है। और फिर इस भावना को करते हुए कि ये सांस हमारे अंदर जा रही है, हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, और आने वाला अतिथि वो भी स्वस्थ हो रहा है। जब तक भावना नहीं करेंगे आप, भावना कर फिर पूरा खींचते जाइए आप, और खींच कर रोक लीजिए उसको आप। और रोकने के बाद जितना देर तक सफोकेशन ना हो आपको, रोके रहिए उसको आप। और मानसिक गायत्री मंत्र का जब करते रहें तो बहुत अच्छा है, और फिर उसको बाहर निकाल दें। इस तरीके से 15 मिनट प्राणायाम हो गया, सूक्ष्मीकृत वो औषधि अंदर चली गई, औषधि भी गई और भावना भी गई। तो दोनों मिला करके मानसिक और शारीरिक रूप से माँ भी स्वस्थ होगी और बच्चा भी स्वस्थ होगा। आप स्वयं यज्ञ करके देखते हैं कि नहीं, तनाव खत्म हो जाता है, सब भूल भाल जाते हैं। ये इसका प्रभाव केवल इसीलिए होता है कि जो सकारात्मक बातें चलती हैं उससे हमारी ब्रेन के अंदर की पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होती है, और उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नॉर्मल बैलेंस हो जाते हैं। तो हर कोशिकाओं का जो चयापचय की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है वो ठीक हो जाती है, और मन शांत हो जाता है। शांत मन हुआ कि आप स्वस्थ हुए, बस इसके पीछे का विज्ञान है ये। डॉक्टर वाजपेयी जी ने पूछा कि कैसे एबॉर्शंस में क्या करेंगे, तो एबॉर्शंस के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, आप जानती हैं। कुछ मतलब उनके अंदर वायरसेस हों या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हों और टेंशन भी हो। तो मानी हुई बात है कि जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट होते हैं वो हमारे टेंशन को रिलीज़ कर देते हैं, और जब टेंशन रिलीज़ होगा तो आपके हार्मोनल सिस्टम अच्छा होगा। और ये तो अभी प्रूफ हो चुका है कि जेनेटिक म्यूटेशन भी हो जाते हैं, मींस कि जीन्स जो हैं वो, अगर मान लीजिए जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आने वाली है उसको, तो अगर वो बराबर सोचती रहेगी नहीं हम यज्ञ कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, तो हमारी ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो गई हैं बार बार। तो वो एपी जीन्स उस पर हावी हो जाएगी और वो बच्चे का एबॉर्शन रुक जाएगा। तो इसमें आपका एपी जेनेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए वो हो सकता है जब अनटिल और अनलेस वो पूरी अपनी दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा, विश्वास से अगर वो करती है तो हमारे ख्याल से एबॉर्शंस भी रुक सकते हैं।